Hello everyone, this is your chapter number 5, Government Budget and the Economy. This is the part 2 of this chapter of Macroeconomics books for class 12 by Ms. Divya Saraswat. Now in last part, what we had discussed about capital budget and revenue budget. In capital budget, we discussed about capital receipt and capital expenditure, and in revenue, we discussed about revenue receipt and revenue expenditure. ओके एंड उसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल बजट के अंदर लाई करती है एंड कौन कौन सी रेवेन्यू बजट के अंदर लाई करती है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंटेंट, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, वी आर गोइंग टू लर्न in this video. These are the topics to be covered through this video. First one is budget deficit. पहले हम ये समझेंगे कि what is budget deficit basically. उसके बाद उसके अंदर 3 types के budget deficit हैं, revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे and their formulas also. लास्ट वन इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे. नाउ बजट, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में ये सीखा था दैट बजट इज ऑफ 2 टाइप्स, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. कैपिटल बजट में वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है. गवर्नमेंट की जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो सारा कैपिटल बजट के अंदर आता है. वेयर एज रेवेन्यू बजट बेसिकली वो होता है जिससे असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Fine. Now in capital budget we are having capital receipts and capital expenditure. Capital receipts basically वो होती हैं जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है. अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है या तो वो अपने असेट्स को सोल्ड करेगी यानी कि सेल करेगी, या फिर वो बोरो करेगी या फिर लोन लेगी. ओके, लोन लेना मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज करना एंड असेट्स को सेल करना मीन्स असेट डिक्रीज करना. तो बेसिकली कैपिटल रिसीट्स इज योर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट्स. इसका जस्ट ऑपोजिट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन असेट्स. एक्सपेंडिचर मतलब आप किसी चीज में कोई एक्सपेंस लगा रहे हो यानी कि खर्चा कर रहे हो. इफ यू आर स्पेंडिंग समवेयर, इसका मतलब आप उसके बदले में एक्सचेंज में कोई एसेट खरीद रहे हो. फाइन. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस तरीके से याद रखना दैट असेट इज इंक्रीजिंग सो लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग. ये याद करने का तरीका है. नाउ कम टू रेवेन्यू बजट. रेवेन्यू बजट वो चीज़ें होती हैं जिसका आपके कैपिटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ये करंट अकाउंट में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. एक साल में जो भी सरकार का नॉर्मल डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट्स होता है वो बेसिकली होता है. रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि गवर्नमेंट को रिसीव कहाँ से होता है रेवेन्यू? थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स. नाउ अब आते हैं बजट रिसीट या टोटल रिसीट या बजट एक्सपेंडिचर, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. वो होता क्या है बेसिकली? रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट के पास टोटल कितनी रिसीट्स आ रही हैं, या तो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा. सो बेसिकली अगर हम बजट रिसीट्स की बात करें या कैपिटल टोटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स, ये टोटल आपकी रिसीट्स हो गई. नाउ बजट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका टोटल आपका बजट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर होगा. नाउ सरप्लस या डेफिसिट, 2 सिचुएशंस होती हैं. सरप्लस वो सिचुएशन होती है जहां आपके पास रिसीविंग ज़्यादा हो गई यानी कि रिसीट्स ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो वो सिचुएशन होती है सरप्लस की. गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन उन्होंने खर्चा कम किया है कंपैरेटिवली, वो सरप्लस बजट हो जाता है. नाउ डेफिसिट बजट बेसिकली क्या होता है? जहां पर आपका एक्सपेंडिचर आप ज्यादा शो कर रहे हैं, वेयर एज रिसीट्स जो गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हुआ है, मनी रिसीव हुआ है, अमाउंट इन अ इकोनॉमी रिसीव हुआ है, दैट इज कंपैरेटिवली लो. दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट. सो बजट डेफिसिट से शुरू कर रहे हैं. सो बजट डेफिसिट बेसिकली इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. अगेन आई एम रिपीटिंग, बजट जो भी होता है इट इज योर एस्टिमेटेड ओनली, ये प्री प्लान्ड होता है. ठीक है, निर्मला सीतारमन ने जो भी आपका बजट अनाउंस किया था इस ईयर का, तो वो ईयर के पहले बजट बता देते हैं कि हम यहाँ इतना खर्चा करने वाले हैं और पूरे साल में हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें
इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इस सोर्सेस से बेसिकली, ठीक है। सो बजट इज योर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी कि एक्सेस किसका है, एक्सपेंडिचर का ओवर रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है कंपैरेटिव टू टोटल रेवेन्यू। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स कलेक्ट, गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया जितना उसने कलेक्ट भी नहीं किया है, इट इनकर्स बजटरी डेफिसिट। और ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम बजट डेफिसिट का फॉर्मूला देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, या फिर बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू। ये कौन सी सिचुएशन होती है, जहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। नाउ अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आपका रेवेन्यू जनरेट ज्यादा हो गया है लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सरप्लस बजट। अगर ये दोनों इक्वल है, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा बजट बनाया कि आपका रेवेन्यू जितना आ रहा है गवर्नमेंट के पास उतना ही वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विद इन अ फिस्कल ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर, दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अब इन तीनों के बारे में मेरिट डीमेरिट हम लोग लास्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे कि रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है तो हम कैपिटल बजट को नहीं देखेंगे इसके अंदर, वी जस्ट फोकस ऑन रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू बजट के आपके ऊपर देखेंगे। डेफिसिट है तो डेफिनेटली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेवेन्यू हमारा इतना रिसीव नहीं हो पाया जितना हमने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर दिया। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। Revenue deficit signifies that government own revenue is inefficient to meet the expenditure of government departments, यानी कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाया कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सैलरी प्रोवाइड कर सके। बेसिकली जो सैलरीज होती हैं वो किस में आती हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आती हैं। सो सेम फॉर्मूला लाइक बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। Now what are the implications of revenue deficit? तो द फर्स्ट वन इज, ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को कि वो अपने रेगुलर या रीकरिंग एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर पा रही है अपने बजट से, यानी कि वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनएबिलिटी हो जाती है। इट इम्प्लाइज ऑल्सो दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। अब एक चीज समझो, अगर मेरे पास खर्चा ज्यादा है लेकिन मेरे पास सैलरी उतनी मुझे रिसीव नहीं हुई लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, अब उस मेरे को खर्चे को तो करना ही क्योंकि वो जरूरी है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, मैं अपना सेविंग का पार्ट यूज करूंगी, राइट। अब मैं अपना सेविंग का पार्ट यूज करते हैं जब हम, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि वो डिस सेविंग की सिचुएशन हो जाती है। बेसिकली अगर मैं अपना सेविंग अपना कंजम्पशन में यूज कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर करने में यूज कर रही हूँ, तो वो डिस सेविंग की सिचुएशन होती है। सो इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग और अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिस सेविंग को भी शो करता है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। ये भी सिचुएशन हो जाती है कि जो कैपिटल बजट होता है गवर्नमेंट को उस कैपिटल रिसीट्स के अंदर से खर्चा निकालना पड़ता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स कैसे होती हैं, या तो हम असेट्स को सेल करते हैं यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की सिचुएशन होती है, या फिर हम बोरो करते हैं यानी कि लोन लेते हैं। The use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure leads to inflationary situation in the economy. High revenue deficit मतलब होता है एक वार्निंग सिग्नल गवर्नमेंट के लिए कि अब उनको इस चीज के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट when government's total expenditure exceed the revenue that is generated excluding money from borrowing, यानी कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो टोटल रिसीट। अब आप बोलोगे मैम ये तो ना सेम फॉर्मूला है एज इट इज बजट डेफिसिट। यस, इट इज सेम एज बजट डेफिसिट, बट एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ टोटल रिसीट्स होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल रिसीट्स बोरोइंग को हटाकर है, यहाँ पर आपको बोरोइंग हटानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल रिसीट्स आपकी 2000 है, उसके अंदर बोरोइंग इंक्लूड है 800,
तो आप जब बजट डेफिसिट निकालोगे तो यहाँ से 2000 लिखोगे, लेकिन जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालोगे तो यहाँ 1200 लिखोगे, यानी कि बोरोइंग को हटाकर। यू हैव टू एक्सक्लूड द बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली वो होता है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटाने के बाद ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो बेसिकली निकलता है वो फिस्कल डेफिसिट की हेल्प से निकलता है। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है दैट हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंडिचर अदर इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बोरो करता है, जो भी गवर्नमेंट बोरो करता है उससे गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मीट कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, जो फिस्कल और डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है। या फिर अगर हम इस फॉर्मूले से देखें कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आप हटा दोगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो अगर मुझे कभी इंटरेस्ट पेमेंट फाइंड करना पड़ा देन हियर इट इज इन माइनस, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा एंड प्राइमरी डेफिसिट विल कम हियर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर दूंगी। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर। High interest payments on past borrowing have greatly increased the fiscal deficit। ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा हो जाएगा। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द रीपेमेंट्स ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। Yes, now come to your last topic which is your balanced and unbalanced budget, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा था that we will discuss that। नाउ ये वही सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने उस स्लाइड में डिस्कस किए थे। सो बैलेंस बजट गवर्नमेंट वो मान के चलती है जब प्री प्लान या हम एक्सपेक्टेड कहते हैं उस बजट को, जब टोटल रेवेन्यू जितना पूरे ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हो रहा है उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उससे बड़ा बैलेंस बजट कहा जाता है। एज यू कैन सी हियर। नाउ अनबैलेंस बजट जो जहां आपकी दोनों चीजें इक्वल नहीं होंगी, या तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा होगा टोटल रेवेन्यू को, या फिर टोटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा होगा टोटल एक्सपेंडिचर को। नाउ इन द सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू द सिचुएशन इज ऑफ डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इज अ फॉर्मूला। लाइक द सेम वे जहां पर आपका रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है एक्सपेंडिचर को, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ रहा है कंपैरेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस, तो वो आपका सरप्लस बजट हो जाता है। नाउ इनके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है, यानी कि मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी हैं। अगर हम बैलेंस बजट से शुरू करें, यानी कि जहां पर इसे हम कहें इसकी मेरिट में अगर हम बोले तो गवर्नमेंट के लिए एक आइडियल बजट हो गया है, तो कि मतलब गवर्नमेंट का डिसिप्लिन इसके अंदर शो हो रहा है, फिस्कल डिसिप्लिन। सो इट कैन बी काउंट इन अ मेरिट दैट इट शोज फिस्कल डिसिप्लिन। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट ने कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं किया है, ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जितना रेवेन्यू आ रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेयरएज अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो ये उस सिचुएशन में हमारा फायदेमंद नहीं है जहां सिचुएशन होती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना पड़ेगा फॉर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। लाइकवाइज अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो होती है जो ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए अपना प्रोग्रेस करना चाहती है, तो उनके लिए एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ज़्यादा होना चाहिए सो दैट दे कैन ग्रो मोर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये इसके दो डीमेरिट्स हैं, लाइक नॉट यूजफुल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट and not useful for underdeveloped country. So two merits and two demerits. Now come to unbalanced budget. In unbalanced budget your first one is your budget deficit. So budget deficit वो situation है जब गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है लेकिन रेवेन्यू कम है। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी मेरिट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, तो ये एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रहा है। वाई? जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा लग रहा होगा तो उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। इट इज़ यूजफुल टू कंट्रोल डिप्रेशन सिचुएशन ऑल्सो। डिप्रेशन मतलब जहाँ सिचुएशन होती है मंदी की,
तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी डिप्रेशन की सिचुएशन में, अब उनका ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है तो डेफिनेटली कहाँ कर रही होगी, वेलफेयर प्रोग्राम्स में कर रही होगी या फिर सब्सिडीज में कर रही होगी, ताकि वो डिप्रेशन की जो सिचुएशन है, वो जो मंदी की सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके। अब इसका नुकसान क्या है बजट डेफिसिट का, व्हाट आर द डीमेरिट्स? नॉट यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। जहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन बेसिकली कब होती है, कब गवर्नमेंट जो होती है वो चीज़ों को महंगा कर देती है या प्राइस राइज कर देती है, जब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है भाई मार्केट में, हमारे पास सप्लाई इतनी नहीं है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा है, राइट। अब पहले से लोगों के पास पैसा है और गवर्नमेंट भी खर्चा कर देगी तो कितना ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो ये जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के लिए फायदेमंद नहीं है। लाइकवाइज जो आपका एक वेज प्राइस स्पाइरल करके था, वेज प्राइस स्पाइरल मतलब जहाँ पर आपका एक तरह का साइकिल घूमता है बिटवीन द एम्प्लॉयड पर्सन एंड जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि सैलरी आप दे रहे हैं, देन उनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आपको आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर वो दोबारा सैलरी ज़्यादा मांगे क्योंकि हम ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं अब, तो उससे क्या होगा, वो वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा ये प्रमोट कर देगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन इज योर सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज अ सिचुएशन जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट के पास उन्होंने ऐसा बजट बनाया जिसमें उनको रेवेन्यू जनरेट ज्यादा हो रहा है लेकिन उनके खर्चे कम है। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा आ रहा है कंपैरेटिव टू द एक्सपेंडिचर, बट इसके फायदे भी हैं। एज आई सेड, मेरिट्स की बात करें तो ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अच्छा है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अच्छा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है, आ रहा है, ठीक है। सो हेल्पफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सिचुएशन। गवर्नमेंट हैज़ प्रॉपर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अब गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे, यहाँ पर ये चीज़ बना दे या ये स्कीम निकाल दे, राइट। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी बहुत ज़्यादा दे सकती है। डीमेरिट्स है नॉट यूजफुल इन डिप्रेशन, जस्ट जिसको जो उसके मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स हैं, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। डिप्रेशन की सिचुएशन में ये काम नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम पर ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी, और अगर हम टोटल रेवेन्यू को, अगर हम पैसा और ज़्यादा मार्केट में दे देंगे तो हमें एग्रीगेट डिमांड को और कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज नॉट यूजफुल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए यूजफुल नहीं होगा। These are the formulas of this video. अच्छा, फिजिकल डेफिसिट का मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला आपको बताया था. These are the other two formulas of fiscal deficit which you have to learn only because they are going to use in the numerical portion. So kindly write down all the formulas. ठीक है? Before the class we'll do numericals based on that. So thank you for watching this video. Hope you learn from it.